मैंने सुना कि लॉरेंस बिश्नोई आपको बहन मानता है, पढ़ी लिखी है, ब्रेन माना जाता है आपको उस गैंग का। संदीप कहीं फरार ना हो जाए, फिर से मैं उनको फरार न करवा लूं। सिंडिकेट बना हुआ है। अनुराधा चौधरी, संदीप उर्फ काला जठेड़ी, लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार, ये सभी एक साथ हैं। मैं आनंद पाल सिंह की प्रेमिका थी। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में आपका नाम आया था, आपसे पूछताछ हुई थी। जब से ये सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड हुआ तो उसके बाद जो सिंडिकेट है, ये एक तरफ लॉरेंस सिंडिकेट है, एक तरफ नीरज बवाना सिंडिकेट है। मुझे जो जानकारी में लॉरेंस बिश्नोई तो सालों से जेल में बंद है, वो जेल से कैसे कर लेता है ये जानना है। उसने एक बार बोला कि भाई मैं देख लूँगा आपको। जो महाठग है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ठग सुकेश चंद्रशेखर, जेल में उसके सेल पे जो रेड है वो रेड दीपक शर्मा जी ने ही करी। लॉरेंस बिश्नोई से आपकी कितनी बार मुलाकात हुई है? का जब तक तिहाड़ में था तब तक ऑलमोस्ट वीकली एक मुलाकात जरूर हो जाती थी। क्या बातचीत होती है उसके अलावा? वो चाहते हैं कि जो हमारा तीर्थ स्थल है मुकाम मंदिर बीकानेर से आगे है, वहाँ पर जाकर आप अपनी गलती का पश्चाताप कर। ये लॉरेंस बिश्नोई की इंटरोगेशन रिपोर्ट है। उसको धमकाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने अपने दोस्त की लाइसेंसी पिस्टल से उस पर फायरिंग की थी और पहली बार लॉरेंस बिश्नोई पर 307 का केस दर्ज हुआ था। उसके बाद वो जेल गया। मेरे पास अमेरिका से गोल्डी बरार का फोन भी आता है। क्या सिद्धू मूसेवाला का मर्डर आपने ही करवाया? हाँ जी अरविंद जी, वो बात तो हमने पहले भी कबूल करी है जी। लाश कहाँ है? तो बता साहब, लाश तो मैंने नाले में फेंक दी। पहले तो वो उसका चेहरा इतना सपाट रहता था कि उसके चेहरे पे किसी भी बात का कोई असर नहीं। क्या बताया, मतलब पहले पायल को कैसे मारा? उसका लड़कियों को बुलाने का शौक था। कोठी में लाश के साथ रहे। वो लाश के ही साथ करता। आनंद पाल से आपकी मुलाकात कैसे हुई? कितने साल आपकी? ये बताया जाता है कि वो गैंग आप ही ने चलाया। इसके बाद नहीं, न तो मैंने कोई गैंग चलाया, न उन्होंने कोई गैंग चलाया। ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स थी, राजस्थान की पॉलिटिक्स थी। ये अभी आपको पता हो तो जोधपुर कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है। आनंद पाल का जो इनकाउंटर था वो फर्जी था। हाँ, क्या था वो इनकाउंटर? आप कहाँ थी उस वक्त? उस टाइम में मैं जयपुर जेल में थी, महिला जेल में थी जब ये इनकाउंटर हुआ? हाँ। कैसे इनकाउंटर हुआ था? कुछ क्या जानकारी आपको मिली नहीं, थी? मुझे जितनी भी जानकारी थी वो ऑफ द रिकॉर्ड ये थी कि उनको पकड़ा गया था और पकड़ने के बाद में कुछ पॉलिटिशियन से बात करवाई गई थी और देन फिर उनको गोली मारी गई थी। ये अच्छा। हाँ, ये मेरी जानकारी में रहा है। और जो बाकी का पढ़ा न्यूज़पेपर में पढ़ा, जो पुलिस डिपार्टमेंट की स्टोरी है। तो जब आप जेल में थी उस वक्त, जयपुर जेल में, तो क्या आनंद पाल से कभी कोई बातचीत या कुछ? कभी नहीं, कोई मतलब ही नहीं बनता। जेल के अंदर हूँ तो जेल के अंदर कैसे मुलाकात या बात कैसे हो सकती है? अगर कोई आदमी वांटेड है तो उससे बात या मुलाकात पॉसिबल नहीं है। तो मेरी कभी कोई बात जेल के दौरान कभी नहीं हुई है। पहले जब आपकी मुलाकात कब आनंद पाल से हुई थी? क्या बातचीत हुई? वो कैसा था, किस तरह का? नहीं, उस ड्यूरेशन में जो मेरी बात हुई है, मैंने आपको बताया कि मैं मिलने गई थी, नॉर्मल जैसे ओल्ड लोग विजिटर जाते हैं वैसे मिलने गई थी और कुछ भी नहीं। तो उन्होंने कहा था मैं कोशिश करता हूँ, अगर आपकी कुछ ये जो प्रॉब्लम है लैंड की सॉल्व कर पाया तो उन्होंने मुझे हाँ प्रॉमिस किया था और लोगों को कहा था कि अगर शॉर्ट आउट होती है तो करवा दो इनकी लैंड शॉर्ट आउट। तो उन्होंने कभी मतलब ये नहीं कहा कि आप ये क्राइम कर दो, वो क्राइम कर दो, या ये कर दो, वो कर दो। हाँ, उनकी स्टोरी मुझे पता थी, उन्होंने बताया, क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा भी कि आपके साथ में क्या हुआ, क्यों हुआ। वैसे ही मैंने भी उनसे पूछा। क्या बताया था उसने? कुछ थोड़ा बहुत याद हो जो? वहाँ की नागौर की पॉलिटिक्स बहुत गंदी पॉलिटिक्स रही है। वहाँ पे जिस सोसाइटी से वो आते हैं या जिस कास्ट से वो कह सकते हो आप, तो वहाँ पे उनको डोमिनेट किया गया है हमेशा। शायद अभी भी वहाँ पे थोड़ा बहुत होता है ऐसा। तो किसी को भी उनकी कास्ट से जो लोग होते थे तो उनको मतलब आप शूज़ नहीं पहन सकते हो, जीन्स नहीं पहन सकते हो, या उनकी बहन बेटियों को कोई भी बदतमीज़ी कर देता था, इस तरीके की चीज़ें थी। तो उन्होंने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी और उन्होंने इलेक्शन भी फ़ाइट किया था। तो उस कास्ट के पर्सन को इलेक्शन फ़ाइट करने देना बहुत बड़ी बात होती थी। और जहाँ तक मुझे पता है कि भाई आप मतलब
जीन्स नहीं पहन सकते हो, बहुत सारी चीज़ें और नहीं कर सकते हो, आपकी फैमिली नहीं कर सकती है। तो इस तरीके के रूल्स रेगुलेशन कोई रूल में नहीं थे, वो वहाँ की जो जनरल जैसे कास्ट जाट है या इन लोगों के बनाए हुए रूल थे। तो उनकी कोशिश रहती थी कि डोमिनेट किया जाए इन लोगों को। तो आनंदपाल सिंह ने डोमिनेशन से इनकार किया था कि भाई ना तो मैं खुद डोमिनेट होऊंगा, ना मैं किसी को करूँगा, ना मैं होने दूंगा। तो बस यही लड़ाई थी जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। कुछ दबंग वहाँ के जाट नेता, कुछ पुलिस वाले, उनका जो मिक्सचर था उन्होंने उनको अंदर करवाया था। 6 या 7 उन पे मुकदमे थे, टोटल फर्जी मुकदमे थे। जब वो 6 महीने अंदर रह के आए तो वो 6 महीने तक बाहर भी नहीं निकले, सिर्फ इस शर्मिंदगी से कि मैं जेल में रह के आया, मैंने कुछ गलत नहीं किया फिर भी मैं जेल में रह के आया। तो उनकी भी कुछ मतलब स्टोरी आप कह सकते हैं कि इसी तरीके की रही है। तो इस वजह से वो भी, उन पे भी एलिगेशन थे। क्या सिचुएशन थी संदीप के साथ? संदीप- कैसे शुरुआत हुई उसकी? क्राइम में कैसे एंट्री हुई? क्राइम में कोई आता नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। मैं अपना एक्सपीरियंस या संदीप का एक्सपीरियंस बता सकती हूँ। सिचुएशन या कोई ना कोई लेके आता है। एटलीस्ट मैं और संदीप तो उनमें से नहीं हैं जिनको हवाबाजी का या ये शोबाजी का इसका शौक़ हो। हम पीसफुल लाइफ इंटरेस्टेड रहे हैं हमेशा। तो उनकी सिचुएशन ये थी कि उनका एक साथी है अनिल छिप्पी, आपने सुना होगा न्यूज़पेपर वगैरह में। तो उसका गांव है कारोर। वहाँ पे कुछ दबंग लोग रहे हैं जिन्होंने पूरे गांव को दबा के और जो परेशान करके रखा था, मतलब हद थी। पुलिस डिपार्टमेंट भी मतलब उनके अंडर प्रेशर था, ये कह सकते हैं आप। हो सकता है ओपनली ना माने पुलिस डिपार्टमेंट, लेकिन बाकी वो मानते हैं। तो उन्होंने इतना परेशान कर रखा था गांव वालों को और अनिल छिपी की फैमिली को भी। उनकी फैमिली में भी कुछ मर्डर किए उन्होंने, उनके फादर को। तो एक किसी एलिगेशन में संदीप जेल में गए थे। अनिल छिपी उनको वहाँ मिला, फिर उसने संदीप को वो पूरी स्टोरी बताई। एक बार नहीं, कम से कम जब भी वो बैठता था, कम से कम उसने 100 टाइम्स बताई होगी कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी फैमिली के साथ ऐसा हुआ, और हम पुलिस वालों के पास में गए, कंप्लेन नहीं लिखी गई, FIR दर्ज नहीं हुई, सिर्फ हमारे साथ नहीं हुआ और लोगों के साथ में भी हुआ है। तो वो चीज़ें मतलब इतनी बार दोहराई गई, तो संदीप को ये फील हुआ कि चलो अगर कोई हेल्प सपोर्ट नहीं कर रहा है, मैं कोशिश करके देखता हूँ। तो उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने उसको सपोर्ट किया था। तो सोनीपत में फिर कहीं मर्डर हुआ था? कारोर में काफ़ी, मतलब उसमें कितने मर्डर हुए थे? काफ़ी ज़्यादातर लोग बताते हैं कि गांव की लड़कियों को इनको उठा कर ले जाते थे, दबंग टाइप के थे। हाँ, क्या? मैंने ये सुना है, ये भी किसी पुलिस डिपार्टमेंट के बंदे से ही सुना है मैंने। उन्होंने मुझे बताया था कि वहाँ पे ऐसा होता था कि शादी कहीं किसी भी घर में हो, लेकिन वो लोग जाके उस लेडी को, जो दुल्हन होती थी, उसको वो अपने घर लेके आते थे, कोई रोक नहीं सकता था उनको। तो मतलब इस तरीके की चीज़ें भी हुई हैं। कोई लड़की निकल रही है तो उसको बदतमीज़ी करना, मिसबिहेव करना, और किसी की मजाल नहीं होती थी कि वो रोक दे। इसके अलावा ज़मीनों पे कब्जा करना, ज़बरदस्ती लिखवाना, तो ये सारी चीज़ें थी। तो उन्होंने की, डिपार्टमेंट किस वजह से मजबूर था ये मुझे नहीं पता। तो क्या किया फिर संदीप ने? मतलब क्या आरोप क्या लगा है? क्या संदीप ने किस तरह से उसका बदला लिया? बदला नहीं कह सकते आप। उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिल के उसको मना किया, धमकाया कि भाई तुम ऐसा नहीं कर सकते और गलत चीज़ है ये, तो अगर तुम इस तरीके की हरकत करते हो तो गलत बात है। ठीक है, यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट नहीं सुन रहा है, कहीं तो सुनेगा, कहीं तो सुनेगा, लेकिन तुम इनको हार्म नहीं करोगे। तो इस तरीके का उन्होंने स्टेप उठाया था, जो मेरी जानकारी में है। आप राजस्थान की रहने वाली हैं। जी। किस तरह के वहाँ राजस्थान में आप क्या कर रही थी? आपकी फैमिली क्या थी? किस तरह से जो आपने बताया कंप्लेन, वो एक्चुअल कहानी क्या है? आपकी शादी हो गई थी, आप क्या करती थी, और किस तरह से फिर ये क्या ऐसी सिचुएशन बनी थी, वो आप पहली बार आप बताइए, आप विस्तार से, क्योंकि इस बारे में कोई जानना नहीं चाहता। पहले मैं एक
नॉर्मल जैसे लड़की की ज़िंदगी होती है वो रही है। मेरे फादर रिटायर्ड एएन है पीडब्ल्यूडी से, और मेरी मम्मी हाउसवाइफ। मेरे जो नाना जी रहे हैं वो मेजर थे। तो नॉर्मल फैमिली से आती हूँ मैं। आप ये नहीं कह सकते कि लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास, नॉर्मल एवरेज। जो चाहिए था वो मिला हमेशा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो चाहिए है वो ना मिला हो, या फिर पापा ने ये कहा हो कि नहीं 2 दिन वेट करो या 10 दिन वेट करो या अगली बार। नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो हम हमेशा बाउंडेशन में रहे, नॉर्मल लाइफ थी। देन फिर मैंने शादी की। मेरी फर्स्ट मैरिज, जो मेरे हस्बैंड क्रिश्चियन थे, उनके बारे में मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि मैं उनसे डिवोर्स ले चुकी हूँ और दूसरी शादी कर चुकी हूँ। तो किसी की उसको छेड़ना सही बात नहीं है। और मेरे बच्चे के फादर वो आज भी हैं। ठीक है। तो देन फिर उसके बाद में मैंने शेयर मार्केट में काम शुरू किया था। एमबीए थी मैं, और अच्छी खासी गोल्ड मेडलिस्ट। तो आदमी एजुकेशन किस लिए लेता है? या तो जॉब के लिए या बिज़नेस के लिए। तो मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया शेयर मार्केट का, और उस ड्यूरेशन में मेरे साथ में कुछ पार्टनर्स थे, जिनमें से मेन कह सकते हैं कि एक बैंकर, बाकी तो उनकी वाइफ, उनका बेटा और उनकी बेटी। उनका बेटा और बेटी और वाइफ तो डमी पार्टनर रहे हैं। तो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, उन्होंने लोगों से बोरो किया अपने बिहाफ पे, क्योंकि एक फ्रेशर एमबीए चाहे कुछ भी हो, उसकी कुछ खास वैल्यू नहीं होती है फाइनेंशियली। ना मेरे कोई फाइनेंशियली एसेट्स थे। तो उन्होंने पैसा बोरो किया लोगों से अपने बिहाफ पे और मुझे दिया, और मैंने उस पैसे को मार्केट में लगाया और काफ़ी अच्छा रिटर्न लिया हमने। और मैंने उनको कभी भी हाइड नहीं किया कि मैं क्या कमा रही हूँ, क्या नहीं। कभी भी कोई चीज़ ये ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे हाइड करने की कि भाई मैं क्या कमा रही हूँ और क्या नहीं। तो मैंने हमेशा उनको बताया। उन्होंने जैसे मुझे कहा कि 10 रुपये में, मतलब 10 रुपीज़ पर मंथ में हम लोग इंटरेस्ट पे लेके आए हैं, और ठीक है, मैंने कहा कोई इशू नहीं है, हम उसमें पे कर देंगे। फिर मैंने उनको पे भी किया। देन मैंने कहा कि आप दे दीजिए बाकी का पैसा। तो फिर उन्होंने कुछ ये बोला कि नहीं ये 30 रुपीज़ पे, कुछ ऐसे। तो उन्होंने इस तरीके के इश्यूज़ क्रिएट कर दिए। फिर भी मैंने कहा कि चलो कोई ना, ठीक है। उनके पास में मेरे चेक होते थे साइन किए हुए। वो इसलिए होते थे क्योंकि जब उन्होंने मेरे पे इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, एक सिंगल लाइन मुझसे कभी लिखवाई नहीं, तो वो एक खाली चेक पे साइन करवा रहे हैं जिसमें कुछ है ही नहीं, और मेरी वैल्यू तो कुछ थी ही नहीं ना। तो मैंने कभी उन पे डाउट नहीं किया, और ये नहीं समझ में आया। सबसे बड़ी गलती ये रही है मेरी कि मुझे अपने एक साइन की वैल्यू नहीं पता थी, जो कि मैंने ब्लैंक चेक पे किए। तो देन उन्होंने धीरे धीरे पैसा निकाल लिया। मेरा इंटरेस्ट हमेशा शेयर मार्केट में रहा है, और स्टडी करने में या ज़्यादातर उसी में बीतता था। तो मैंने ध्यान नहीं दिया इन सब चीज़ों पे। धीरे धीरे उन्होंने पैसा निकालना शुरू कर दिया। कब निकाला, क्योंकि चेक्स थे उनके पास में, नहीं पता लगा। फिर उन्होंने किसी से बोरो कर लिया, 30 लाख कर लिया। और मैंने पूछा ये 30 लाख आपने लिख तो दिया, गया कहाँ? तो उन्होंने कहा ये तो उसका इंटरेस्ट पे कर दिया। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, मतलब उन्होंने जो गोल गोल जिस तरीके से सर्किल घुमाया, जो समझ से बाहर था। फिर उन्होंने चेक वगैरह दिखा के और कुछ लोगों को पीछे करके धमकाना शुरू किया। काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने की। और मेरे पास में एक लैंड थी, मेरी मौसी से ली हुई थी वो लैंड। तो उसके पेपर्स भी उनके पास में थे, क्योंकि शुरू में मैं उनसे जब मिली थी, वो बैंकर थे एक लोन के सिलसिले में। देन फिर उनसे मुझे पता चला था कि पेट्रोल पंप वो अलॉट करवा सकते हैं। देन फिर चीज़ें स्टार्ट हुई कि शेयर मार्केट और ये सब मैंने उनको बताया। तो ठीक है, हम वहाँ तक पहुँचे। और फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, उन्होंने पैसे निकालना शुरू किया और पता भी नहीं लगने दिया, क्योंकि जो अकाउंट था वो एक तो उनके बैंक में था, एक दूसरे बैंक में था। तो उनके वाइफ का जाना और फिर निकालना करना, या किसी दूसरे को पियोन को भेज के करना, तो पता नहीं लगा। मैं मार्केट में बिज़ी रहती थी।
रात को भी फॉरेन मार्केट्स ओपन होते हैं, उनको वॉच करना, तो पूरा टाइम मैं हमेशा बिज़ी रहती थी। हफ्ते में मुझे सिर्फ एक ही दिन मिलता था, सैटरडे, तो वो थोड़ा बहुत घूमने के लिए मेरे बेटे के साथ या मेरी बहन के साथ चला जाता था। तो जब मुझे पता लगना शुरू हुआ, मैं शॉक्ड हो गई कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने धमकाना करना शुरू कर दिया। पहले पोलाइट थी उनकी लैंग्वेज, देन फिर रूड होना शुरू हुआ। तो वो उनकी मिसेस दोनों के दोनों, मैंने पापा को कंप्लेन की। पापा ने कहा मैंने तुम्हें कहा था कि ये सही लोग नहीं हैं, फिर भी तुमने नहीं माना। फिर भी उन्होंने कहा कि ठीक है, लीव दैट, छोड़ दो। बहुत से कम लोगों को मालूम होगा कि जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं, बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, जैकलीन फर्नांडीज, उस उनके जो तथाकथित बॉयफ्रेंड हैं, जो महाठग है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ठग, सुकेश चंद्रशेखर, जेल में उसके सेल पे जो रेड है, वो रेड दीपक शर्मा जी ने ही करी। और रेड करने के बाद काफ़ी कुछ बरामद हुआ। वो रेड हुआ कैसे, कैसे आपको इनपुट मिला? वो सबसे बड़ा ठग है, वो तो जेल के अधिकारियों पर, डीजीपी पर, सब पे आरोप लगा देता है। आपको क्या, कैसे आपने रेड कर दी उसकी? वो एक्चुअली जब ये पीछे सिनेरियो क्रिएट हुआ था, जो इसने एलिगेशंस फ्रेम किए तिहाड़ के अधिकारियों के ऊपर या हमारे कुछ दिल्ली के मिनिस्टर्स के ऊपर, तो उसके बाद डिपार्टमेंट की तरफ से भी ये हुआ कि उसका तबादला किया गया मंडोली जेल नंबर 14 में, क्योंकि इसके कुछ ऑर्डर्स आए थे कि इसको शायद तिहाड़ नहीं रखा जाएगा। तो इसको भेजा, फिर स्पेशली इसको ग्रिप करने के लिए फिर मेरा ट्रांसफ़र उधर किया गया। तो कहीं ना कहीं ये एलिगेशंस तो लगाता ही है, सभी के ऊपर लगाता है। सबके ऊपर लगाता है। तो लोगों को, हमारे डिपार्टमेंट को ये था कि इसको पूरी तरह से टाइट रखना है, डिसिप्लिन में रखना है। तो इसको मंडोली जेल नंबर 14 भेजा गया। तो उसके साथ ही मेरा ट्रांसफ़र किया, तो डायरेक्शंस आई कि इसको प्रॉपर, जैसे निर्भया के केस में था कि इसको प्रॉपर तरीके से रखना है। तो एक हमने इसके साथ बॉडी वॉर्न कैमरा लगाया और इसकी एस्कॉर्टिंग के लिए स्पेशल हमने सिपाही रखे कि कहीं भी जाएगा तो कुछ भी करेगा वो प्रॉपर कैमरे के अंदर कैद होगा, क्योंकि एलिगेशंस फ्रेम करता है कि इस अधिकारी ने मुझसे ये कहा या ये कहा। तो वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड में रखने के लिए तो हमें इनपुट मिला कि इसके पास कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो ज़्यादा लग्जूरियस हैं, कॉस्टली हैं। तो मैंने सीआरपीएफ की टीम के साथ, शायद 23 फरवरी की बात है, तो मैंने रेड की। तो इसके पास से जो काफ़ी एक्सपेंसिव कुछ स्लीपर्स थी कॉस्टली, और कुछ जीन्स थी। जीन्स है वो कॉन्ट्राबैंड है, जेल के अंदर अलाउड नहीं है। और जो स्लीपर है, स्लीपर भी बड़ी स्पॉन्जी टाइप की थी। तो जब वो हमने रिकवर की, फिर उसकी एवेल्यूशन कराई, तो एवेल्यूशन से पता चला कि जो तकरीबन 1.5 लाख की, तो उसकी शायद वो स्लीपर थी और 80,000 की जीन्स थी। 1.5 लाख की स्लीपर जी। देखिए, महाठग की कहानी अब सुन रहे हैं आप दीपक जी की जुबानी। हाँ, तो आते ही मेरे को बोलता है कि सर वो अभी नेक्स्ट मूवी कर रहा है और मैं करता हूँ बात, आप साथ में कीजिए। मैंने कहा यार मेरे को जो करना है ना मैं कर लूँगा। मैंने कहा फ़िलहाल कोई काम है तो बताओ, और नहीं तो अपनी सेल में जाओ। क्योंकि इसके बारे में जो हमारे बाकी ऑफिसर्स ने बताया, सब ने, कि इससे जितनी आप दूरी बना के रखेंगे उतना बेहतर है, क्योंकि ये बहुत जल्दी रीड करता है। आपको भी रीड किया उसने? हाँ, बल्कि मैं तो बड़ा शॉक था कि इसको कैसे पता चला कि मैं टीवी शो करके आया हूँ। आज मेरी पहली मुलाकात है, ट्रांसफ़र होके मेरा पहला ही दिन था। तो इसका मतलब इसने, जब मेरे ट्रांसफ़र ऑर्डर आए होंगे तो इसने पता किया होगा कि कौन अधिकारी है, क्यों आ रहा है, किस तरह का अधिकारी है। और उसके बाद फिर जब मैंने रेड की तो इसको उम्मीद नहीं थी शायद ऐसी। इसने कोशिश की दोस्ती करने की, पर हमने दोस्ती नहीं की। तो इसको बड़ा वो लगा। फिर इसने एलिगेशंस भी फ्रेम किए कि मैंने उससे पता नहीं शायद 60-70 लाख कुछ ऐसे करके कुछ बोला इसने। तो मैंने कहा भाई अच्छी बात है, इसकी तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो बस वो एलिगेशन फ्रेम होके रह गए। तो वो रोया गया कुछ ऐसे सीसीटीवी? हाँ, सीसीटीवी में, हाँ, वो तो आप सब ने न्यूज़ चैनल में चलाया ही था कि सीसीटीवी में दिखा था रोते हुए। और जो वहाँ के सिपाही हैं वो बता रहे थे कि सर आपके जाने के बाद बोल रहा था कि इन्होंने मुझे रुलाया, अब मैं इनको अच्छे से रुलाऊंगा। तो इस तरह के ये सुकेश को आपने मॉनिटर किया, ये किरदार क्या है? 200 करोड़ की ठगी। अच्छा, इसने भी जेल से कर ली थी ठगी, तो जेल से तो फिर सवाल ये किया कैसे जेल से था, जो आपको कोई जानकारी कि जेल से सुकेश चंद्रशेखर
जिसने मतलब जैकलिन फर्नांडिस से दोस्ती कर ली, कई मतलब सेलिब्रिटीज़ को जेल के अंदर बुलवा लिया, कई एक्ट्रेस को बुलवा लिया जेल के अंदर ही मिल लिया, रोमांस भी कर लिया, ठगी भी कर ली, पैसे एक बार सब कैसे किया, ये क्या किरदार क्या है? हाँ देखिए, चीटर माइंड है कहीं ना कहीं, और ये बाहर भी शायद चीटिंग के केस में ही जितना मुझे पता है आया है। तो ये तो हाँ, ये इसका पास्ट हिस्ट्री तो रही है कि जेल में ऐसा हमने भी सुना पब्लिक फॉर्म्स में कि कुछ एक्ट्रेस भी मिलने आई इससे। पर अभी आप देखिए पिछले तकरीबन 2 सालों से किसी भी तरीके की कोई भी लूप होल आपको नज़र नहीं आए होंगे जब से वो रेड हुई है उसके बाद से। तो गलतियां शुरू में शायद हुई हैं कहीं ना कहीं, पर उनको सुधारा भी गया। तिहाड़ तो सबसे बड़ी सरदर्दी है आजकल, जिस तरह से आए दिन गैंग वॉर और अलग अलग घटनाएं आ जा रही हैं, तो वो तो सरदर्दी आराम का, टेंशन तनाव तो रहता ही होगा जेल के अंदर। हाँ, अभी पिछले तकरीबन 2 से 3 साल में थोड़ा सा क्राइम का जो ग्राफ है, ऑर्गेनाइज क्राइम का, वो बढ़ा है जब से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड हुआ। तो उसके बाद जो सिंडिकेट है, ये एक तरफ लॉरेंस सिंडिकेट है, एक तरफ नीरज बवाना सिंडिकेट है। तो इस सिंडिकेट की वजह से जो क्राइम ग्राफ है ये ऊपर आया है। जेल के अंदर भी गैंग वॉर्स देखने को मिली हैं। पीछे अभी जितेंद्र गोगी शूट आउट हुआ रोहिणी कोर्ट में, जिसके रिपरकर्शन में अभी तिहाड़ जेल नंबर 8 में टिल्लू का मर्डर हुआ। तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस बड़े हैं, पर हम नई SOPs हमने बनाई हैं और उन SOPs को फॉलो करते हुए इसको कम करने की कोशिश की जा रही है। तो नई SOP क्या है? अभी जैसे हमने QRT का गठन किया है और नए गैजेट्स, नए वेपन्स जेल के अंदर इशूड हुए हैं, जो एक करंट गन है या स्प्रेज हैं, इस तरह की चीज़ें अभी हमने दी हैं। QRT क्विक रिएक्शन टीम जेल्स के अंदर बनाई है। अलार्म सिचुएशंस को और बेहतर किया गया है, जिससे कि कोई भी ऐसा अनटुवर्ड इंसिडेंट अगर होता है तो इमीडिएटली उसको ओवर पावर किया जा सके। नहीं, अब बड़ी हैरानी की बात है, आप बोल रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जेल के बाहर सड़कों पर, बड़े बड़े शहरों में तो समझ में आती है, जेल के अंदर, जेल की 4 दीवारी के अंदर ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कैसे पनप रहा है? क्योंकि वहाँ तो कह दिया है मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है। तो किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जेल के अंदर पनप जा रहा है? बड़े बड़े गैंगस्टर और जेल से मतलब अपना सिंडिकेट चला दे रहे हैं, बाहर मर्डर करा दे रहे हैं, क्योंकि आप बोले ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बढ़ गया है जेल में। ये बहुत हैरानी की बात है, इसके बारे में लोग जानना चाहेंगे दर्शक। हाँ जी, देखिए, जब ये जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड हुआ उसके बाद ये जो दिल्ली से लेकर पंजाब तक की जो बेल्ट है क्रिमिनल्स की, ये सारी, ये जितने भी गैंगस्टर्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, ये 2 गुटों में जुड़े। और अब जैसे हम बात करें दिल्ली से हाशिम बाबा और आपका नासिर, और अपना हरियाणा से काला जठेड़ी, पंजाब से लॉरेंस, ये एक गैंग हो गया। और दूसरी तरफ नीरज है, उधर से बम्बिया गैंग है, तो ये एक गैंग हो गए। तो आपस में एक दूसरे को रिसोर्सेज देना, एक दूसरे से काम कराना। एक जैसे कोई पंजाब का क्रिमिनल है, उसे दिल्ली वारदात करनी है, तो वो दिल्ली के क्रिमिनल्स की सहायता लेता है। इस तरह से इन्होंने खुद को ऑर्गेनाइज़ किया है और आपस में एक्सचेंज करते हैं, अपनी पावर्स का एक्सचेंज करते हैं, अपने वेपन्स का एक्सचेंज करते हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं उनको एक्सचेंज करके ऑर्गेनाइज वे में अब ये लोग क्राइम करते हैं। जेल से कैसे कर लेते हैं? जेल से कैसे कर, लॉरेंस बिश्नोई तो मतलब मुझे जो जानकारी में, लॉरेंस बिश्नोई तो सालों से जेल में बंद है, वो जेल से कैसे कर लेता है, ये जानना चाहता हूं। जी देखिए, ये जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, जिनमें मुझे ऐसा पर्सनल जो लगता है कि सुधरने की उम्मीद शायद कम है या बिल्कुल ना के बराबर है, तो ये प्रोफेशनली पूरी तरह से क्रिमिनल है। और जब इनका पेशा ही क्राइम करना है तो सुधरने की किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। तो जाहिर सी बात है, इसको ये आगे बढ़ाते हैं, और चाहे जेल में रहें, बाहर रहें, कोर्ट रहें, तो इनको 24 घंटे, अब आपको तो जैसे अपना प्रोफेशन दिखता है, मुझे अपना दिखता है, तो क्राइम करना इन क्रिमिनल्स का प्रोफेशन है, तो इनको वही दिखता है और उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। नहीं, मैं फिर वही पूछ रहा हूँ, मोडस ऑपरेंडी, क्योंकि जेल में तो बहुत जैमर लगा होता है, मोबाइल फ़ोन भी इजीली इस्तेमाल नहीं करता, तो ये इंटरेक्ट कैसे, मतलब अपना जो दिमाग है कि ये क्राइम करना है, उसको एग्जीक्यूट कैसे जेल में रहते हुए कर पाते हैं? वो देखिए, इनकी पब्लिक मीटिंग्स हैं, इनकी फैमिलीज़ आती हैं मिलने, जो इनके सर्कल के दोस्त लोग हैं वो सब मिलने आते हैं, तो वो तो एक्सचेंज ऑफ थॉट्स है। जो भी इनको एक्शन प्लान है, ये अपनी मुलाकातों के ज़रिए, अपनी फ़ोन कॉल्स के ज़रिए वो अपने जो एसोसिएट्स हैं उनको पहुंचाते हैं और वो बाहर एग्जीक्यूशन करते हैं।
बिश्नोई से कभी आपका इंटरेक्शन, या लॉरेंस बिश्नोई कभी जेल में बंद रहा, उससे आपकी बातचत कभी हुई? लॉरेंस बिश्नोई नहीं, तो आजकल लॉरेंस की कस्टडी मेरे पास नहीं रही। हाँ, तिहाड़ वो ज़रूर रहा है, लेकिन अभी पीछे जो अभी एक गवर्नमेंट का आदेश आया है कि शायद 1 साल के लिए ये साबरमती जेल ही डिटेन रहेगा। तो अभी तकरीबन शायद अगस्त से ये गुजरात की साबरमती जेल में। कि आपने बोला जेल में गैंग वॉर, जेल में गैंग तो समझ में आ सकता है, तो वॉर रोकने की जिम्मेदारी तो आपकी है और जेल प्रशासन की है, फिर ये कैसे हो जाता है गैंग वॉर? देखिए, जिसे क्राइम करना है उसको सारा टाइम यही सोचना है कि मैं किस तरीके से क्राइम को अंजाम दूँ। तो जेल अगर ऐसा नहीं है, हम पूरी तरह से अपने बेस्ट और सिंसियर एफर्ट लगाते हैं, क्योंकि तकरीबन 20,000 के आसपास क्रिमिनल्स को डील करना और उनको एक छत के नीचे रखना, और अगर 1-आधा% कहीं ना कहीं गलती हो जाती है कुछ केसेस में, तो पर ऐसा नहीं है कि हर जगह पर गलतियां हैं, क्योंकि अभी जो राइवलरी है दिल्ली के अंदर, ये जितने भी गैंग्स हैं सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। और इस तरीके से अगर हम बात करें तो अगर डिपार्टमेंट की तरफ से लैप्स हों या किसी तरह की कमियां हों, तो ऐसी वारदातें हमें डेली देखने को मिले। पर डिपार्टमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, और सारे कितने ही चाहे वो जमुना पार के गैंगस्टर ले लो, आप साउथ दिल्ली के ले लो या आउटर दिल्ली के ले लो, सब गैंग्स हैं, एक साथ ही रह रहे हैं और उनके एसोसिएट भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश करते हैं कि जब इन्हें मौका मिलता है तो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं, और हमारी भी कोशिश रहती है कि इस तरह की चीज़ें ना हो। सिद्धू मूसावाला का जब मर्डर हुआ था तो एक ऑडियो मैंने ही चलाया था, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद था, तिहाड़ जेल में, जहाँ तक मुझे याद है। जब मूसावाला का मर्डर हुआ तो फ़ोन पर लॉरेंस बिश्नोई को फ़ोन करके कोई इन्फॉर्मेशन देता है कि गाड़ी गट्टी चढ़ा देता, मतलब सिद्धू मूसावाला मार देता। तो ये जेल के अंदर वैसे तो बैन होता है मोबाइल फ़ोन, लेकिन ये जैमर लगे होते हैं, तो ये फ़ोन कैसे खोजते हैं? कोई कोना खोजते हैं क्या? कैसे फ्रिक्वेंसी खोजते हैं क्या कि वहाँ से नेटवर्क आ जाएगा? ये होता है कैसे? जो आपने पकड़ा ही होगा तो उसमें पूछताछ में तो बताया ही होगा ना कि किस तरह से करते हैं। हाँ, ये कोशिश करते हैं। देखिए, जो जैमर है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे जो पॉइंट्स हैं जो रह जाते हैं कि जहाँ थोड़ा बहुत नेटवर्क है, तो ये कोशिश करते हैं कि इस किसी तरीके से अपनी फैमिली से या अपने एसोसिएट से मोबाइल के माध्यम से बात कर सकें। तो ये स्मगल भी करते हैं। अभी मेरी जेल में ही एक इनमेट है, अभी उसकी हमने एंडोस्कोपी कराई है, उसके पेट के अंदर 2 मोबाइल्स हैं। मतलब आप पेट में मोबाइल लाए थे? हाँ, वो सैलो करके आया है, पेट के अंदर 2 मोबाइल हैं। तो अभी उसका इलाज DDU हॉस्पिटल से चल रहा है, और अभी जैसे भी सर्जरी की डेट मिलती है तो फिर वो दोनों मोबाइल्स निकाले जाएंगे। तो वो जेल में मोबाइल यूज़ करने के लिए पेट में लाया, चूँकि चेकिंग में ना पकड़ा जाए, हाँ, इस वजह वो से। सैलो किया। ये वो सेम जो जिस तरह से एयरपोर्ट्स पे स्मगलिंग होती है, तो उसी फॉर्मेट को इन लोगों ने अपनाया हुआ है। बड़ा एक छोटा सा चाइनीज़ मॉडल आता है, चाड़ा करके कंपनी है, इतना सा फ़ोन होता है, तो उसको इजीली या तो सैलो करते हैं या बॉडी कैविटी में डाल लेते हैं, वो स्मगल करते हैं। और उसके बाद फिर अंदर से काम चालू। हाँ, नशे को भी इसी तरीके से स्मगल करते हैं ये लोग। पैडलिंग जो पैडलर्स हैं तो वो भी इसी तरीके से करते हैं। जो सर्जिकल ब्लेड्स हैं, सर्जिकल ब्लेड्स को इस तरीके से करते हैं। किस तरह से जेल के अंदर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बताया कि जो कैदी हैं, जो हैबिचुअल ऑफेंडर ही होंगे तभी इस तरह करेंगे, किस तरह से स्मगलिंग करते हैं? मतलब अंदर क्या क्या चीज़ लेकर आते हैं और क्या क्या टेक्निक उनकी होती है? टेक्निक मैंने आपको बताई ना, बॉडी कैविटीज़ के अंदर ये इस तरीके की चीज़ें करते हैं। मोबाइल्स को लेकर जाना, या जो भी तंबाकू या नशीला पदार्थ जो ये यूज़ करते हैं उसको लेकर जाना, सर्जिकल ब्लेड्स को लेकर जाना, तो इस तरह से रखते हैं लोग। अभी जो बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ उसमें एक UP STF ने शूटर अरेस्ट किया, तो उसमें तो प्रेस रिलीज में लिखा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर हैं, अनमोल बिश्नोई से बातचीत कर रहे थे टेलीग्राम के जरिए, और अनमोल बिश्नोई ने किया। सर इसका आंसर अभी आप ही ने दे दिया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर हैं, अनमोल बिश्नोई से बात कर रहे थे। जब बात अनमोल बिश्नोई से अगर कर रहे थे, ये भी अभी कंफर्म नहीं है कि अनमोल बिश्नोई भी अनमोल बिश्नोई था या कोई और था अनमोल बिश्नोई के नाम से कॉल कर रहा है। आप किसी को फोन कॉल से आप किसी का आइडेंटिटी ट्रेस नहीं कर सकते। अगर मैं बोलूं ओझा जी मैं रजनी बोल रही हूँ, मैं आपको फोन करूं, या मेरे नंबर से कोई दूसरा बंदा फोन करे कि जी रजनी मैडम बोल रही हैं,
या मैं रजनी बोल हम्म, रही हूँ, तो मेरी आइडेंटिटी कैसे प्रूफ होगी? सिर्फ फोन कॉल से क्या आइडेंटिटी प्रूफ होती है? वो भी वॉइस कॉल से? नॉट पॉसिबल। और बात करें कि लॉरेंस की, अगर दो लोग लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम यूज करके सलमान खान से एक्सटॉर्शन मांग सकते हैं, शाहरुख खान के नाम से एक्सटॉर्शन मांग सकते हैं कि शाहरुख खान से इतने एक्सटॉर्शन के लिए कॉल आया है, अगर वो झूठे हो सकते हैं, तो ये कहाँ प्रिजम्पशन है कि बाकी जो एलिगेशंस लॉरेंस के नाम पे लगी हैं वो सही हैं? ऐसी कोई प्रिजम्पशन लॉ में भी नहीं है। ठीक है, आप वकील हैं तो अच्छा कानूनी दांव पे जानते हैं। मैं सिर्फ अनमोल बिश्नोई लॉरेंस का सगा भाई है, वो उसका भी नाम अब क्राइम में आ रहा है। कभी लॉरेंस से बात हुई कि छोटा भाई का भी नाम आ रहा है ऐसे? देखिए, जहाँ तक बात करें अनमोल बिश्नोई की, अनमोल बिश्नोई पे जब फर्स्ट केस लगा था तो ही वॉज अ जुवेनाइल। हम्म, उसके बाद से, और जो अनमोल बिश्नोई का जितने भी केसेस हैं वो लगे हैं 2018 के बाद, हम्म, और 2018 वाज द टर्निंग पॉइंट जहाँ से लॉरेंस का नाम हाईलाइट होना शुरू हुआ। 2018 में वो इंसिडेंस क्या था जो उसने जीप में बैठते हुए सलमान खान का नाम लिया था। हम्म, उसके बाद ही लॉरेंस बिश्नोई पे भी मोस्टली केसेस मर्डर के हो गए या किसी भी तरह के कोई भी केसेस हैं, उसका अगर आप देखेंगे ना लिस्ट ऑफ केसेस अगर मैं आपको दूं, आप देखेंगे तो उसमें मोस्टली इन द सेंस मैं कहूँगी कि 90% केसेस 2018 के बाद के हैं। और जो उसके भाई का इन्वॉल्वमेंट, उसका नाम भी आना शुरू हुआ वो 2018 के बाद ही आना शुरू हुआ। अब ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि किसके इन्फ्लुएंस में, अगर लोग आज लॉरेंस को फॉलो कर रहे हैं तो सलमान खान की तो फैन फॉलोइंग बहुत पहले से है और बहुत ज़्यादा है। नहीं तो मतलब आपके कहने का मतलब क्या इंडायरेक्टली में ये है कि वो जो जिप्सी में लॉरेंस ने बोला था कि कभी मौका मिला तो सलमान को जो जी तुम मारेंगे, उसके जी, बाद से केसेस लगने उसके लगे? बाद से केसेस लगे हैं, उसके बाद से ही अनमोल बिश्नोई पे भी केसेस लगे हैं, उसको फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया। और यहाँ तक कि जिस दिन वो बेल आउट होना था, उसको जेल से बाहर आना था, जस्ट 1 डे बिफोर उस पे फर्दर एक मर्डर केस लग गया। और जेल से बाहर आने के बाद वो कहाँ है कहाँ नहीं है, फैमिली से भी नहीं मिला, उसके वेयर अबाउट्स उसकी फैमिली को भी नहीं पता। अब आप ये उस माँ बाप पे भी सोच सकते हैं क्या बीतती होगी जिनके एक बेटे को पूरी एजेंसियों ने टारगेट किया हुआ है, दूसरे से वो मिल नहीं पा रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि बेटा है कहाँ, ठीक है या नहीं है। उन माँ बाप पे क्या बीतती होगी? टारगेट ऐसे थोड़ी नहीं कर देना, कुछ कर रहा है तभी तो टारगेट कर रहे होंगे सर ना। वही तो, कि कुछ कर रहा है तो कहाँ कर रहा है, कैसे कर रहा है, एविडेंस तो दो। सिर्फ आपने कह दिया कि कर रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि उसने कर दिया। अच्छा, जमानत क्यों नहीं लगाता? कि जो जमानत लगाए तो बाहर आ सकता है, जमानत बेल कभी नहीं लगाता लॉरेंस? नहीं, बेल नहीं लगाई है। स्टार्टिंग में जो केसेस थे उनमें बेल आउट था। इवन जिस केस में अभी रिसेंटली एक्विट हुआ है 2011 का जो केस था, उसमें भी बेल पर था। बट बाद में जब उसने रियलाइज कर लिया 2018 के बाद कि अब मुझे फॉल्सली इम्प्लीकेट किए जा रहे हैं, तो उसके बाद से उसने बेल नहीं लिया। जमानत नहीं ली उसके बाद? नहीं, अब नहीं लगाता है? नहीं लगाता। आना ही नहीं चाहता जेल के बाद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। जेल ऐसी जगह थोड़ी है कि जहाँ कोई रहना चाहेगा। बट वही है कि फॉल्सली इम्प्लीकेट किए जा रहे हैं, उसको बाहर आना ही नहीं दे रहे हैं। और इस चीज़ पे धारीवाल साहब का भी मैंने इंटरव्यू देखा था। उन्होंने क्लियरली बोला था, आई डोंट रिमेम्बर कि किसको उन्होंने इंटरव्यू दिया था, बट मीडिया में ही आया था उनका, धारीवाल जी का। उन्होंने संपत नेहरा, लॉरेंस बिश्नोई और भी कई लोगों के नाम लिए थे कि ये लोग अच्छे स्टूडेंट्स थे, एथलीट्स थे। लॉरेंस बिश्नोई खुद स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, बहुत इसके स्पोर्ट्स में अवार्ड्स हैं, हॉर्स राइडिंग का बहुत अच्छा शौक था और बहुत अच्छी हॉर्स राइडिंग भी करता है। तो उन्होंने इस चीज को क्लियरली एडमिट किया था कि इन लोगों पे इतने केसेस लगा दिए गए हैं, इनको इतना केसेस में इम्प्लीकेट कर दिया गया है, इनको इतना बड़ा क्रिमिनल बना दिया गया है, डिक्लेयर कर दिया गया है कि अगर ये आज बाहर आ जाए तो ये हमारी सोसाइटी की मेन स्ट्रीम इनको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, इनको सरवाइव नहीं करने देगी बाहर। तो ये तो सर जब एजेंसियां कह रही हैं, और बीइंग हम खुद सोसाइटी में रहते हैं, क्या हम, अगर आज लॉरेंस बिश्नोई बाहर आ जाएगा तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ बैठ के डिनर करें? तो 18 में, लेकिन उसने, मुझे याद है, पुलिस जिप्सी में तो बोला था कि सलमान को मारूंगा। सर आप उसकी रिकॉर्डिंग एक बार दोबारा प्ले करके सुनिए। उसने ये नहीं कहा कि मैं मारूंगा, उसने तब भी यही कहा था, उसकी स्टेटमेंट यही थी कि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स का शिकार हुआ हूँ, मैंने कोई क्राइम नहीं किया है,
अगर कभी कोई क्राइम किया तो सलमान खान को यहीं जोधपुर में मारेंगे। वो उसकी इच्छा थी कि अगर, क्योंकि उसी टाइम 2018 में सलमान खान को ब्लैक बग पोचिंग केस में कन्विक्शन हुई थी 5 साल की। तो तब उसने ये अपनी एक इच्छा जाहिर की थी कि मैंने कोई क्राइम नहीं किया, अगर कोई क्राइम किया तो सलमान खान को मारो। आपने ये बताया लॉरेंस को कि उस पर एनआईए ने आरोप लगाया कि वो खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ मिलकर आतंकवाद फैला रहा है, तो वो तो आतंकवादी का तमगा लगा लॉरेंस पर। ये बात बताइए, उसका क्या रिएक्शन था? देखिए, ये बात लॉरेंस को ऑलरेडी पता है कि उस पे एनआईए का केस है और उसको खालिस्तानियों के साथ लिंक कर रहे हैं। चार्जशीट उसने भी देखी है और न्यूज़ अंदर जेल में भी टीवी चलते हैं, तो न्यूज़ काफ़ी हद तक उनको पता होती है अंदर जेलों में कि क्या न्यूज़ में आ रहा है, क्या एलिगेशंस हैं। तो हाँ, उसको पता है कि उस पे एनआईए ने टेररिस्ट का साथ देने का आरोप लगाया है। बट एट द सेम टाइम एक चार्जशीट में वो कहते हैं कि आप खालिस्तानियों के साथ हो, दूसरी चार्जशीट में आप कहते हो कि जी खालिस्तानियों का मर्डर कर रहे हो, खालिस्तानी के मर्डर में नाम आ रहा है। ये तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ही पहले कंफर्म कर लें कि वो खालिस्तानियों के साथ है या अगेंस्ट है। नहीं तो कौन से चार्जशीट में नाम आ रहा है खालिस्तान मर्डर कर रहा है? सर, जो अभी कनाडा में भी एलिगेशंस लगे थे कि लॉरेंस बिश्नोई ने निर्जर की हत्या वहां कराई है, तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। जो चीज़ रिवील होकर सामने आ जाएगी तो देखेंगे। और जहां तक एनआईए की चार्जशीट की बात करें, इसमें खालिस्तानियों के साथ होने का आरोप जरूर लगा है, वो सिर्फ आरोप है, उससे रिलेटेड एविडेंस पूरी चार्जशीट में कुछ नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई जो है उसका असली नाम, जैसे हमने आपको बताया, बालकरन बरार उर्फ बल्लू, जो घर का नाम है लॉरेंस बिश्नोई। फिलहाल वो गुजरात की साबरमती जेल में बंद है और साबरमती जेल में बंद रहते हुए उसका नाम मुंबई के एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में आया है। और उस बिश्नोई गैंग ने बाकायदा सोशल मीडिया पर क्लेम भी किया है और बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड की जिम्मेदारी भी ली है। अब अगर हम बात करें, जैसा कि लॉरेंस बिश्नोई ने बताया है कि 2007 में उसने लॉ की पढ़ाई करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। 2008 में पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव में लॉरेंस का दोस्त, जिसका नाम था रॉबिन, वो खड़ा हुआ। पूरा नाम रॉबिन बराड़ था, वो खड़ा हुआ। तब रॉबिन बराड़, जो लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त था, उसके सामने एक और उम्मीदवार खड़ा हुआ। उसको धमकाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने अपने दोस्त की लाइसेंसी पिस्टल से उस पर फायरिंग की थी और पहली बार लॉरेंस बिश्नोई पर 307 का केस दर्ज हुआ था। उसके बाद वो जेल गया। जेल से फिर वो 2-4 महीने में बाद बाहर आ गया और जाहिर सी बात है, पहली बार जब लॉरेंस बिश्नोई जेल में गया, वहीं पर उसकी काफ़ी मुलाकात जो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं उनसे हुई होगी। अब 2 महीने जेल में बिताने के बाद उसके बाद फिर वो बाहर आता है, लेकिन इस दौरान खामियाजा ये भुगतना पड़ता है लॉरेंस बिश्नोई को कि वो अपने दोस्त को, जिसको वो छात्र संघ के चुनाव में खड़ा किया था, रॉबिन बराड़, वो चुनाव हार जाता है। अब जब वो चुनाव हार जाता है, तब यहाँ से जो क्रिमिनल माइंडसेट है वो आप समझिए कि वो जेल से बाहर आने के बाद जो रॉबिन बराड़ को जिसने हराया था उस पर फायरिंग कर देता है। उसके बाद 2010 में उसने कॉलेज में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। इस हार का बदला लेने के लिए लॉरेंस और उसके दोस्तों ने जीते हुए जो उम्मीदवार थे, यानी लॉरेंस बिश्नोई के सामने जो जीता था, उसका मार के हाथ पैर तोड़ दिया, जिसके बाद फिर लॉरेंस बिश्नोई को जेल में जाना पड़ा और कई वक्त जेल में गुजारना पड़ा। जमानत से रिहा होने के बाद वो फिर छात्र राजनीति पर ध्यान देने लगा। 2011 में अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान लॉरेंस की मुलाकात गोल्डी बरार से हुई। अब ये देखिए, गोल्डी बरार का आप काफ़ी नाम सुनते होंगे, क्योंकि बी कंपनी, जैसे डी कंपनी है उसमें दाऊद इब्राहिम है, तो उस कंपनी का सीईओ बताया जाता है छोटा शकील को। तो यहाँ बी कंपनी है, बी कंपनी का चीफ है लॉरेंस बिश्नोई और उसका सीईओ, यानी पूरा जो बी कंपनी उसका काम धाम कौन देखता है? गोल्डी बरार। तो गोल्डी बरार से जो लॉरेंस बिश्नोई है उसकी मुलाकात कहाँ हुई थी? कॉलेज में। कॉलेज में मुलाकात हुई। उसके बाद फिर लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार और छात्र राजनीति के बहाने जो पंजाब में सक्रिय थे, पंजाब के छोटे मोटे इलेक्शन में वो लड़ना उन्होंने शुरू कर दिया। उसके बाद 2012 में
लॉरेंस बिश्नोई ग्रेजुएट होता है और छात्र राजनीति में अपना दबदबा बनाने के लिए वो गैंग बनाता है जिसमें संपत नेहरा आते हैं। संपत नेहरा वो शख्स है, लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त, हरियाणा का गैंगस्टर, जो सबसे पहली बार सलमान खान को मारने के लिए मुंबई गया था साल 2018 में। उसकी कहानी भी आपको बताएंगे कि पहली बार सलमान खान पर हमले की प्लानिंग लॉरेंस बिश्नोई ने कब बनाई थी। फिलहाल आपको बताते हैं लॉरेंस बिश्नोई के कॉलेज के दिन। 2013 में मुक्तसर में सरकारी कॉलेज में चुनाव में जब लॉरेंस का जो उम्मीदवार है वो चुनाव हार गया तो उसने जीतने वाले उम्मीदवार की हत्या करवा दी। इसके बाद लुधियाना नगर निगम चुनाव में उसने अपने दोस्त के चचेरे भाई के खिलाफ खड़े उम्मीदवार को भी गोली मार के हत्या करवा दी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसने उसने हत्या करवाई और कैसे जो एक छात्र राजनीति है, एक लॉ स्टूडेंट जो कानून का छात्र है, वो कानून को ही तोड़ने लगता है। ये लॉरेंस बिश्नोई के शुरुआती के दिन थे। कॉलेज के दिनों में जो लॉरेंस बिश्नोई है उसकी मुलाकात हुई गोल्डी बरार से और संपत नेहरा से। गोल्डी बरार फ़िलहाल अमेरिका में मौजूद है, पहले कनाडा गया था, फ़िलहाल अमेरिका मौजूद है। और गोल्डी बरार ने ही सिद्धू मूसेवाले की हत्या करवाई थी, पूरी प्लानिंग की थी। और हत्याकांड के बाद गोल्डी बरार से जब मैंने इंटरव्यू किया था तो गोल्डी बरार ने ये स्वीकारा था कि उसने सिद्धू मूसेवाले की हत्या करवाई थी। क्या सिद्धू मूसेवाला का मर्डर आपने ही करवाया? हाँ जी अरविंद जी, वो बात तो हमने पहले भी कबूल करी है जी। हम वो चीज करते नहीं जी जो छिपानी पड़े, ठीक है जी। कोई चोर नहीं है जो चोरी करके छिपाएंगे, वो चीज करते नहीं जी जो छिपानी पड़े। और जो करी है जी उसमें वो बताने में कोई हर्ज नहीं है जी। बहुत सोच समझ के करी है जी, जो हमें नहीं लगता कि हमने नजर। क्यों मरवाया सिद्धू मूसेवाले का मर्डर? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में था। पूरा आया कि आप ही ने शूटर अरेंज किए, आप ही ने सारी चीजें की, तो क्यों मर्डर करवाया? सिद्धू मूसेवाले का, सिंगर का मर्डर क्यों, किस लिए करवाया? ऐसा है अरविंद जी, पहली बात तो किसी भी चीज में मैं नहीं हूँ, हम हैं, ठीक है जी। बहुत बड़ा भाईचारा है जी। बहुत सालों की कुर्बानी के बाद, बहुत भाइयों की कुर्बानियों के बाद इतना बड़ा भाईचारा जुड़े है जी। ये सारे भाईचारा नहीं करे है जो करे है लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, काला जी फेरी ग्रुप, ठीक है जी। मैं अकेला कुछ नहीं हूँ करने वाला, सारे भाइयों ने रल मिल के करे है जी काम के। मल्टीपल रीजन है जी। ये एक हंकारा हुआ, बिगड़ा हुआ, जिसके पास पैसा जरूरत से ज्यादा था, जिसके पास पॉलिटिकल और पुलिस की पावर जरूरत से ज्यादा, जो मिसयूज कर रहा था, उसको सबक सिखाना जरूरी था। अब बात करते हैं संपत नेहरा की। तो लॉरेंस बिश्नोई ने पहली बार सलमान खान पर हमले की प्लानिंग 2018 में बनवाई और अपने दोस्त संपत नेहरा को बोला कि वो मुंबई जाए। संपत नेहरा मुंबई जाता है। सलमान खान जो रहते हैं जहाँ पर, वो गैलेक्सी अपार्टमेंट पर रहते हैं। संपत नेहरा जाता है, गैलेक्सी अपार्टमेंट की पूरी रेकी करता है, लेकिन संपत नेहरा के पास लॉन्ग रेंज का जो वेपन है, जो हथियार है, वो नहीं था। क्योंकि जो सलमान खान का गैलेक्सी अपार्टमेंट है, सड़क है, सामने समुंदर है, लॉन्ग रेंज का वेपन नहीं था। इसलिए संपत नेहरा वापस हरियाणा आता है। फरीदाबाद में एक फ़ौजी नाम का शख्स था, उससे वो हथियार लॉन्ग रेंज का ख़रीदना था और उसके बाद फिर मुंबई जाना था और फिर अटैक करना था। चूँकि आपने देखा होगा कि जो सलमान खान है वो कई बार गैलेक्सी अपार्टमेंट में अपने अपार्टमेंट में आते हैं और जो अपने फैंस हैं उसको हाथ वगैरह दिखाते हैं। ख़ासतौर से ईद के मौके पर ज़रूर वो बाहर निकलते हैं और यहीं पर प्लानिंग थी बिश्नोई गैंग की पहली बार सलमान खान पर अटैक करने की। उसके बाद संपत नेहरा फरीदाबाद आता है लॉन्ग रेंज का वेपन ख़रीदने के लिए, लेकिन हरियाणा पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और मुंबई पुलिस को इस बात की जानकारी देती है। दूसरी बार जो प्लानिंग है वो सलमान खान पर अटैक करने की बनती है। साल 2020 की बात है। सिद्धू मूसेवाला का जब मर्डर हुआ था, मुमकिन है उसके कुछ दिनों की बात है। 7 से 8 शूटर जाते हैं, सलमान खान की रेकी करते हैं, फिर वो प्लान फेल हो जाता है। तीसरा जो अटेम्प्ट है वो होता है तब जब शूटर एक बार फिर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद, गोल्डी बरार ये टास्क देता है, वो जाते हैं मुंबई में जो सलमान खान का फार्म हाउस है पनवेल, उसकी प्रॉपर रेकी की जाती है। यहाँ तक कि जो शूटर हैं वो पनवेल के आसपास किराए का कमरा लेते हैं, प्रॉपर रेकी करते हैं। सलमान खान किस रूट से पनवेल में अपने फार्म हाउस पे आते हैं, जाते हैं, कौन सी गाड़ी होती है, कितने लोग सलमान खान के साथ होते हैं, यहाँ तक कि फुल प्रूफ प्लानिंग
बनाने के लिए जो शूटर हैं वो पनवेल के जो फार्म हाउस है सलमान खान का, उसके गार्ड से दोस्ती कर लेते हैं और गार्ड से पूरी जानकारी लेने लगते हैं। लेकिन उसके पहले ही इस प्लान की भनक दिल्ली पुलिस को लगती है, मुंबई पुलिस को लगती है और उसके बाद प्लान फेल हो जाता है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी NIA है, उसने अपनी चार्जशीट में कहा कि लॉरेंस बिश्नोई अपना सिंडिकेट दाऊद इब्राहिम की तरह खड़ा कर रहा है, जैसे 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने अपना सिंडिकेट खड़ा किया, ड्रग नेटवर्क के जरिए, एक्सटॉर्शन रैकेट के जरिए फायरिंग करवा के टेरराइज किया, उसके बाद एक बड़ा गैंग खड़ा किया। ठीक उसी तरह से लॉरेंस बिश्नोई ने भी अपना सिंडिकेट खड़ा कर लिया है। उसके गैंग में 700 से ज़्यादा शूटर हैं जो 5 राज्यों में सक्रिय हैं और उसका नेटवर्क 5 देशों तक फैला हुआ है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, यहाँ तक कि मुझे याद है कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक विरोधी गैंग का मेंबर फिलीपींस में था, गोल्डी बरार ने फिलीपींस में शूटर भेजा और उसका मर्डर कराया। तो लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में रहते हुए पूरी प्लानिंग काफ़ी लंबे वक्त से की, उसने दिमाग लगाया। पहले लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग सिर्फ पंजाब और कुछ कुछ राजस्थान के हिस्सों तक फैला हुआ था। जेल में रहते हुए लॉरेंस बिश्नोई ने अपने शातिर दिमाग से दिल्ली में गोगी गैंग से दोस्ती की, हरियाणा में संदीप उर्फ काला जठेड़ी से दोस्ती की। इस तरह से अलग अलग राज्यों के गैंगस्टर से हाथ मिलाया और उसके बाद जो ये गैंग है ये पूरे देश में फैल गया। आज की डेट में राजस्थान में बात कर लीजिए, महाराष्ट्र में बात कर लीजिए। महाराष्ट्र का ही जो मॉड्यूल है उसी मॉड्यूल ने जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का महाराष्ट्र मॉड्यूल जो खड़ा किया है लॉरेंस बिश्नोई ने, उसी मॉड्यूल ने बाबा सिद्दीकी के मर्डर में बड़ी भूमिका निभाई। ये जो D5 जो है वो क्या यासी का अड्डा था? वो जो मालिक था D5 का, पंडेर, वो अपने लिए यूज करता था। वो उसके ऐसा नहीं प्रकाश में आया कि उसके अड्डा था, मतलब और भी लोग आते थे, ऐसा नहीं था, ऐसा प्रकाश में नहीं आया। हो सकता है वो, लेकिन हमारे प्रकाश में ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो अपने शौक के लिए बुलाता था, अपने शौक। सुरेंद्र कोहली से जो आप पूछताछ, 16 कत्ल किया उसने, 16 कत्ल किए, जिसमें 15 लड़कियां, मासूम बच्चियां, एक बच्चा था, एक बच्चा भी उसने वो लड़की समझ के उठाया। वो बच्चा अपने माँ बाप का अकेला था और बड़ी मन्नतों से हुआ था वो। उसके माँ बाप ने तय किया था कि जब ये 5 साल का हो जाएगा तो देवी के मंदिर पे इसके बाल कटवाएंगे, इसलिए उसके बाल बड़े थे। वो 4 साढ़े 4 साल का बच्चा रहा होगा और वो जा रहा था तो इसने लड़की समझ के बुला लिया था, उठा लिया था। और जब उसके कपड़े उतारे तो वो लड़का था और उसी बच्चे का इसने बताया कि जब उसको पीस कर रहा था ये, तो उस बच्चे का कलेजा इसने खा के देखा। लेकिन ये कह रहा था कि हम जब वहाँ बकरा या बकरी काटते थे, उसकी जब स्क्रैप निकालते थे पेट का, बकरा बकरी का, तो कलेजे को हम नमक लगा के खा लेते थे। आज जब वो बच्चे का इसने कहा कि मैंने खाया तो ज़रूर, पर मुझे उल्टी हो गई थी, फिर मैंने किसी का कोई मांस नहीं खाया। मतलब बच्चे का वो काट के मांस कैसे, ये आप ठीक से हमारे दर्शकों को कैसे किया उस, मतलब एक तो ये बच्चे को उठाया, किस तरह से उठाता था, मतलब ये कैसे, क्या लालच देके, जैसे कोई काम वाली लड़की है। सुरेंद्र को जो आपने बताया वही आप, सुरेंद्र ने जो मुझे बताया एकदम वही बता रहा हूँ। उसने कुछ महिलाएं भी थी, कुछ तो लड़कियां थी छोटी अनमैरिड, 2-3 महिलाएं भी थी मैरिड। तो वो जैसे काम करके जा रही कोई लड़की, भाई तू हमारे यहाँ काम करेगी? हाँ करूँगी। तो आजा चल देख ले, या कितने पैसे में करेगी? चल मालिक से बात करा देता हूँ। छोटे बच्चे जो टॉफ़ी दी, आजा और टॉफ़ी दूंगा। इस तरह वो अंदर बुला लेता था और वहाँ पे उनका मर्डर करके फिर अपने सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा करने का प्रयास करता था। तो जब आप उससे पूछताछ कर रहे थे तो क्या आपको गुस्सा नहीं आया जब जिस तरह से ये बता रहा था कि आपको? नहीं, हमको गुस्सा, भाई देखो आदमी आदमी है, चाहे किसी का भी बच्चा हो। जब ये बात लगी तो एकदम लगा कि हम किससे बात कर रहे हैं। अब आपको बताओ गुस्से की बात समझिए, मैं इस पर किताब लिख रहा हूँ, पूरी डिटेल उसमें लिखूंगा कि इंटरोगेशन हो गया, ये तय हो गया कि भाई इनका नार्को टेस्ट कराना है, फिर हुआ कि तुम्हें ही ले जाना है, हमारी टीम को ही ले जाना है। तो कैसे ले जाएंगे सर, हम तो ट्रेन रिजर्वेशन करा दें। मैंने कहा जी हमने फिर और जो हमारे हितैषी अधिकारी थे उनसे बात करी सारी ट्रेन, तो उन्होंने जितने सीनियर उन्होंने कहा भाई ट्रेन से ले गए तो ये तो मारे जाएंगे, तुम भी मारे जाओगे, इतना रोष है इनके खिलाफ देश में, और पहचान जाएंगे, पूरे दिन भर ये चलते हैं।
तो हमने कहा जी हम ट्रेन से नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे ट्रेन से, आप किसी को भेज दो। एसएसपी साहब से हमने हाथ खड़े कर बोले, फिर मैंने कहा सर कोई गाड़ियाँ नई दिलवाओ। तो 2 नई इनोवा तभी लॉन्च हुई थी, इनोवा गाड़ी तभी लॉन्च हुई थी। दरअसल हमको इनको बचाना, प्रेस से भी बचाना था। तब तक हमने इनका कोई फोटो किसी प्रेस पे नहीं था। प्रेस से भी बचाना था, पब्लिक से भी बचाना था और पूछताछ भी करनी थी। तो तय हुआ कि रात को इनोवा आएंगी रात को 2, और 2 गाड़ियों में टीम जाएगी, जिसमें मैं और सुरेंद्र पाल सिंह रहेंगे, और जो हमारे विश्वसनीय सिपाही थे, एक इंस्पेक्टर, एक आजकल उनमें प्रजन त्यागी था, वो आजकल थाना प्रभारी है मेरठ में कहीं, और एक एटीएस में है विनोद, और 2-4 और लड़के थे। तो गाड़ियाँ आई और रात को 3 बजे निकलेंगे कि प्रेस भी सो जाए। सेक्टर 6 से हम लोग निकले, सबने विश किया भाई ठीक ठीक। लेकिन जैसे ही हम मेन रोड पे आए, एक गाड़ी सूमो इतनी तेज चलती हुई आ रही थी, वो अब कहीं से कॉल सेंटर की सवारी लेने जा रहा था, कि हमने कहा भाई आज नहीं बचने, ये टक्कर होगी। हमने ड्राइवर से कहा जल्दी पीछे। इतने करते करते भी गाड़ी ठुक गई, इतना आगे वो तब तक 1 मीटर पीछे ले चुका था, तो हम लोग बच गए, गाड़ी नाश हो गई। एसपी हम बोले भाई ये राक्षसों से तो हमारी जान खतरे में कैसे होगा। फिर हुआ कि भाई अब रोड से भी नहीं जाएंगे। फिर दूसरे दिन हवाई ट्रेन टिकट हुई। ये सुरेंद्र कोहली जानवर कैसे बना, हैवान कैसे बना, क्योंकि आपने पूछताछ की। हाँ, वो मैं विस्तृत पूछताछ में बताता हूँ, जिसके बारे में आप बाद में उसका नाम लीजिएगा, जैसे सुरेंद्र है या सुरेंद्र। हाँ, सुरेंद्र शायद 2003 या 4 में पहाड़ से आया था। उसका बहनोई यहाँ रहता था। एक ब्रिगेडियर बधावन थे, उनके यहाँ नौकरी करता था। ये तो अपनी बहन बहनोई के यहाँ आया। इसके बहनोई ने ब्रिगेडियर बधावन के यहाँ ही काम किया शायद इसने पहले आके। उसके बाद एक कर्नल गुलाठी थे, उनके यहाँ काम किया। 4-5 साल ब्रिगेडियर साहब के यहाँ काम किया, फिर कर्नल साहब के यहाँ काम किया। कर्नल साहब के यहाँ ये शायद 1 साल रहा, फिर चला गया। तो फिर उन्होंने दूसरा आदमी रख लिया। जब लौट के आया तो कुछ दिन इसने किसी ढाबे पे अशोकनगर में बर्तन वर्तन साफ किए, इधर उधर काम किया। फिर एक मेजर थे सोहन सिंह शायद नाम था उनका, उनके यहाँ भी काम किया। हमने उनसे भी उनसे जानकारी करी कि भाई कि ऐसा आदमी आपके यहाँ 4-5 साल काम किया, किसी ने 1 साल काम किया, किसी कुछ दिन। सोहन सिंह से के बारे में उसने बताया था कि वो मुझे तनख्वाह कम देते तो मैं जल्दी छोड़ देता उनके यहाँ। लेकिन तीनों ये हमारे जब मिलिट्री के अधिकारियों ने बताया कि वो तो बहुत अच्छा आदमी है, सुरेंद्र कोहली तो ऐसा कर ही नहीं सकता। उनको तो विश्वास के साथ बताया कि वो तो ऐसा कर ही नहीं सकता, वो तो बहुत अच्छा आदमी है। फिर ये बात हमने जब हम वहाँ गए गंगानगर, इन नार्को टेस्ट, यूपी का सबसे पहला नार्को टेस्ट हुआ था वो जो हमने कराया था, वो सुरेंद्र कोहली और पंडेर का। तो वहाँ पे एक डॉक्टर पटेल थे साइकोलॉजिस्ट, जिनके पास हम बैठे रहते थे। डॉक्टर पटेल से पूछा मैं, सर ऐसे ऐसे बात है, ये जिनके इन्हें नौकरी करी कई साल, वो कहते हैं इतना अच्छा आदमी है और ये इतना तो इसने तो 1-1.5 साल में इतना। तो उन्होंने साइकोलॉजिकल बात बताई कि ये जो 1-1.5 साल 2 साल ये अकेला रहा ना और किसी के संपर्क में नहीं रहा, इसका मालिक सेक्सुअल इंटरटेनमेंट करता था, इसकी भी इच्छा होती होगी और ये कर नहीं पाता था, तो उसकी पूर्ति के लिए ये अकेलेपन में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार हो गया। ये डॉक्टर जो पटेल थे उन्होंने ये बताया। अच्छा, तो मतलब हिंदुस्तान का पहला जो नार्को टेस्ट है, हिंदुस्तान का नहीं, यूपी का। हाँ, वो आपने करवाया। हाँ, सुरेंद्र और मोनेंद्र पंडित। नार्को टेस्ट में क्या सुरेंद्र बोल रहा था? नहीं, देखिए नार्को टेस्ट के लिए जब हम लोग गए तो वहाँ गांधीनगर टीम ने हमसे पूछा कि आपने इनसे क्या पूछा, हमसे क्या वो कराना चाहते हो जांच। तो हम क्वेश्चनर बना ले गए थे एसएसपी साहब की राय से कि 200-250 प्रश्न थे कि साहब इनकी जांच नहीं, तो आपने इसके बारे में क्या पूछा है। अच्छा, मुझे जिन्होंने सिखाया इंटरोगेशन, उन्होंने ये भी सिखाया कि भाई
इंटरोगेशन जो करो वो उसको लिखते रहो। हम्म, तो मैं लिखता था, ये मेरी शुरू से ही आदत थी। हम्म, तो मैंने जो इंटरोगेशन इसका किया दोनों का, वो मैं लिखता रहा। वो मेरा रजिस्टर मेरे पास था। हम्म, तो मैंने अब वहाँ कुछ कि भाई तुमने क्या पूछा, तो मैंने वही रजिस्टर दे दिया। मैं सर ये हमने पूछा, उन्होंने ले लिया हमसे।